नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आज कि हमारा जो साहित्य मंथन का जो कार्यक्रम है या कहें श्रृंखला है, उसके हम 6वें अंक पर पहुंच चुके हैं। और ये भी बहुत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर कौशलेंद्र और अचिंत्य जी हमारे साथ हैं और इस को आप सब देख रहे हैं। यद्यपि विषय बहुत गहन और गंभीर है और पिछली बार हमने इसीलिए प्राच्य दर्शन का हिंदी और भारतीय साहित्य पर प्रभाव ये विषय रखा था डॉक्टर साहब आपकी सलाह से, किंतु ऐसा लगता है कि उसमें और बहुत कुछ बात होनी चाहिए और उसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे इस बार। पिछली संभाषा में हमने चीनी जनजीवन पर यी जिंग और यिन यांग, अगर मैं उच्चारण सही कर रहा हूँ तो yin yang यिंग यांग की विरोधाभासी शक्तियों में पड़ने वाले प्रभाव और थोड़ी सी उस पर चर्चा की थी। क्या आप डॉक्टर साहब मानते हैं कि भारतीय जो साहित्य है उसमें भी प्रकृति और पुरुष की या शिव और शक्ति, जिसे हम आध्यात्मिक साहित्य या धार्मिक साहित्य भी कहते हैं कई लोग, तो उस तरह की जो शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं विरोधी भी मानी जा सकती है और कहीं कहीं वो समन्वित या एक दूसरे की पूरक भी मानी जा सकती है, तो उनका क्या प्रभाव आप मानते हैं पड़ा है? हाँ बिल्कुल। विरोधी शक्तियाँ वास्तव में विरोधी न कह के ये दृष्टिकोण है, देखने का एक तरीका है ये। जब हम इन दो शक्तियों को विरोधी मानते हैं, जो भी कोई दो एंटिटीज हैं जी। उनको विरोधी मानते हैं, तो बहुत सारे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं और हम किंतु परंतु में उलझ करके रह जाते हैं। तो विरोध न मान करके अगर हम इनको पूरक शक्ति माने, पूरक एंटिटीज, तो बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। पिछले बार ये चर्चा हुई थी कि इन यांग और प्रकृति एवं पुरुष, इन दोनों में बड़ी साम्यता है और मुख्य तौर से अ, शक्ति की या प्रकृति का जो एक गुण है प्रसवधर्मी होना या क्रिएशन करना। पुरुष क्रिएशन नहीं करता, वो चेतनावान होता है लेकिन क्रिएशन नहीं करता। उसी तरीके से इन क्रिएशन करती है और यांग उसमें चेतना होती है। तो ये एक मौलिक इसमें हमने साम्यता मुझे दिखाई दी इन यांग और प्रकृति एवं पुरुष में। देखिए क्या होता है कि पिछली बार वर्ज विषय की भी बात हुई थी। जी हाँ, जी साहित्य में बिल्कुल वर्ज विषय, बिल्कुल। मैं इन सब चीजों को एक साथ लेकर के चलूंगा। वर्जना कहाँ पर आती है? वर्जना वहां आती है जब हमने देखा कि सफेद में ये काला है या काले में ये सफेद है, और उसको जब हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हम उसको डिस्क्रिमिनेट भले ही करें लेकिन स्वीकारात्मकता के साथ में जब हम उसको लेंगे, उसको देखेंगे, तो वो पूरक चीज हो जाएगी। जो हमारे अंदर एक वो चीज होती है ना, स्वीकार करने की या ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता, सहनशीलता। तो सहनशीलता आ जाती, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, राजनीति में भी, सभी जगह। और आज के संदर्भों में मुझे ये लगता है कि सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज ये जो चर्चा अपन लोग कर रहे हैं, ये विरोधाभासों को समाप्त करने के लिए है। साहित्य में हो, राजनीति में हो, या किसी भी जगह विरोधाभास है, विरोधाभास को समाप्त करके उसकी स्वीकार्यता को हम ग्रहण करें। इसलिए ये सारी की सारी चर्चा हो रही है। और वर्जना की एक जो बात है कि वर्ज विषय, वास्तव में देखा जाए तो जैसे अपने लोगों ने अभी ये जो चर्चा की, लोग कहेंगे कि ये तो दार्शनिक चर्चा है, आध्यात्मिक चर्चा या धार्मिक चर्चा, लोग अपनी अपनी दृष्टि से इनको कहेंगे। और साहित्य में इनका क्या योगदान है, साहित्य से इनका कोई मतलब नहीं है, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये इस विषय को रखने का कारण ही यही है। पिछली बार भी हमने कहा था कि कोई भी विषय वर्ज्य नहीं है, सारे के सारे विषय स्वीकार्य होते हैं। हार की जीत कहानी, डाकू खड़क सिंह। तो खड़क सिंह में हृदय परिवर्तन हुआ, एक क्रूर व्यक्ति में हृदय परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? उसके अंदर स्वीकारात्मकता थी, सहनशीलता थी।
उसने मंथन किया और देखा कि क्या घटना घटित हुई बाबा भारती के साथ, मैंने क्या किया और उनका आचरण क्या रहा, तो इसके बाद में सुधार हुआ। तो स्वीकारात्मकता अगर होगी तो हम सुधार की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। अर्थात हम में जो हमारे साहित्य में भी अगर हम माने तो समन्वय की जो बात है बिल्कुल वो, और आपने बहुत ही गंभीर ढंग से लेकिन उस बात को आसानी से भी कहा है अभी जो आप कह रहे थे वर्ज्य विषयों को लेकर। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भारतीय दर्शन के मौलिक तत्वों का बहुत प्रभाव पड़ा है, या आप क्या आकलन करते हैं कितना प्रभाव पड़ा है? और साथ ही एक चीज और इसमें जोड़ दूं मैं कि वाकई ये जो प्रभाव पड़ा है उसका कोई उपयोग, जिसे हम उपयोगिता कहते हैं, वो भी है या नहीं, ये आप थोड़ा इस पर। बिल्कुल प्रभाव पड़ा है और बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आप भक्ति काल को लीजिए, या भक्ति काल में तो खैर बहुत ही अधिक था ये, जी वही पूरा वातावरण था। इसके अतिरिक्त भी यत्र तत्र सर्वत्र सारी की सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मनुस्मृति को लोग आज अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन मनुस्मृति में धर्म की जो परिभाषा बताई कि धर्म के 10 लक्षण, जी जी क्षमा, धृति, जी दमोस्तेयम वगैरह, ये जो 10 लक्षण बताए गए हैं, ये मानवीय उत्कृष्ट गुण है। अब इसी से अगर किसी को द्वेष है कि मनुस्मृति में इतनी अच्छी बात क्यों लिखी गई है, तो बात अलग है, वो देखने का दृष्टिकोण ही फिर बदल जाता है। तो इस तरीके की चीजें पुराना साहित्य जितना भी है या आज का भी जो साहित्य है, इन सभी साहित्यों में ये मौलिक तत्व, उत्कृष्टता, ऊर्ध्वता, इनके सबके मौलिक तत्व, और ये सब क्या है, यही तो दर्शन है, यही सब दर्शन है। रचनात्मकता, ऊर्ध्वगति, सुधार, निरंतर परिमार्जन, और ये सारा का सारा सब कुछ ये धर्म है। जो सनातन धर्म है वो यही कहता है कि जो भी कुछ क्रिएशन है, जो भी कुछ परिमार्जन है, ये सारा का सारा धर्म के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जब वर्ज्य विषय की बात आती है कि राजनीति को और धर्म को साहित्य में मत लाइए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसने इन तीन में से किसी भी एक चीज को नहीं समझा है, न धर्म को, न राजनीति को, न समाज को, और न साहित्य को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितना भी साहित्य है, सभी साहित्यों में आप एक एक चीज को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कविता में हो, कहानी में हो। अभी बाबा भारती की डाकू खड़क सिंह की बात मैंने बताई आपको, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा है। आप की बात में इसलिए भी एक बात अलग से आ रही है कि साहित्य का जो सामान्य जो पाठक या सामान्य हमारे जैसे लोग जो समझते हैं कि वो समाज का दर्पण होता है, खासतौर से आगे की जो आंदोलन हुए, प्रगतिवादी आंदोलन वगैरह, सब में भी कहा जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में साहित्य तो वो होगा ना जिसका प्रभाव समाज पर पड़ा हो। अब अगर हम सीधे रेट्रोस्पेक्टिव पीछे चले जाएं तो उस वक्त की जो भाग्यवाद और कर्मवाद वाली बात आती है, अगर वैदिक साहित्य को थोड़ी देर के लिए हम अ, अलग भी रख दें, लेकिन भक्ति आंदोलन उसके बाद अभी तक का जो भी है, चाहे वो वेदांत दर्शन की बात क्यों ना हो, तो आप कहीं ना कहीं उसका स्पर्श कर रहे हैं कि प्राच्य दर्शन में कर्म योग और भाग्यवाद, ये दो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में लें, चाहे आप उसे पिछले जन्म के प्रारब्ध के रूप में या पश्चात्य प्रारब्ध जो भी कहें। तो क्या ये साहित्य पर इसका बहुत असर है? क्या क्या इसी को द्योतक मानकर उस वक्त रचनाएं की गई हैं उसका आधार लेकर? और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न कि जन जीवन पर इस कर्मवाद का उतना इम्पैक्ट है कि नहीं, और क्या वो भाग्यवादी तो नहीं है, भाग्यवाद पर ज्यादा उसका जोर होता है इसलिए साहित्य भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है या इंसान पीछे रह जाता है? तो बड़ा डायलेमा है, तो मुझे लगता है आप इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे। भाग्य और कर्म परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार की परिस्थिति है और किस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, वहां इन दोनों के अर्थ और उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं, कर्म के भी और भाग्य के भी। भाग्य का जो निर्माण होता है वो कर्म से ही होता है। पिछले जन्म का कर्म या कल जो मैंने कर्म किया, आज वो
हमारे हाँ, सामने प्रतिफलित अगर हो बिल्कुल। रहा है तो ये कल वाला भाग्य आज आ जाता है। आया हुआ है। तो मुख्य चीज तो कर्म ही है। भाग्यवाद, जब पहले भी मैंने कहा है कि वाद शब्द जिसमें भी लग जाएगा तो उस उसको हम सीमित कर देते हैं, उसको उसका सीमांकन कर दिया वाद से, तो उसकी जो विराटता है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज, जब हम समाज के किसी भी अ, पक्ष को देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो सम्यक विचार होना चाहिए, सर्वांगीण विचार। किसी एक बिंदु को लेकर के अगर हम चलेंगे तो वो सीमा हो गई। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों को, दोनों का अस्तित्व है, दोनों को लेकर के चलना है। लेकिन भाग्य कौन सा भाग्य? जो कल हमने कर्म किया है, आज वो जो परिणित हो रहा है, वो भाग्य है। यदि हमने कर्म को छोड़ दिया, केवल भाग्य पर आ गए, तो भाग्य निर्मित होगा कहां से? जो पुराने रचनाकारों ने रामायण में भी एक पात्र के मुंह से कहलवाया है, तुलसीदास जी ने, कोई भी राजा हो तो हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई होने ये, पावे कहा हाँ, से। ये नकारात्मकता, ये वो पात्र, रामायण का जो पात्र है, उस पात्र का ये कहना है भाई हमें क्या करना है। कोई भी ना। तुलसीदास जी ये इंगित करना चाह रहे नहीं, बहुत कुछ करना है आपको, ऐसा मत सोचिए कि हमें कुछ भी नहीं करना है। तो साहित्य तो सुधारते हुआ चलता है ना। कबीरदास ने भी कहा कि भाई आप अपने आप को सुधारिए, और सुधारने के लिए जहां उनको आवश्यक लगा कि यहाँ पर कठोर शब्दों की आवश्यकता, कठोर शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। ये सब परिमार्जन, मांजते हैं बर्तन को तो रगड़ते हैं, उसी तरीके से समाज को भी रगड़ने की आवश्यकता है। और यही इनका, इसकी जो उपादेयता है वो मुझे यही लगती है कि जब भी कभी हम कोई विकृति देखते हैं समाज में, कि डिविएशन हो रहा है, तो उस डिविएशन, और ये होता है, ये भी स्वाभाविक चीज है, उस डिविएशन से फिर हम समाज को और जो समाज के अंग हैं उनको हम सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें, ये इसकी उपादेयता है। तो मुख्य रूप से जो आपकी चर्चा से एक निष्कर्ष हल्का सा तो आ ही रहा है कि हम ये मान के चलते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का केवल दर्पण नहीं है, बल्कि वो घर्षण करके हाँ, नई मरकरी चढ़ाने का भी नई काम है। मरकरी, बिल्कुल। तो ये बहुत नई बात मुझे एकदम लग रही है। और हमारी जो चर्चा है वो एक निष्कर्ष पर पहुंची है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कहता हूँ डॉक्टर साहब, एक बार फिर से अचिंत्य जी का भी धन्यवाद, और अपने इतने सारे जो सुनने वाले हैं इस संभाषा को, हमारी बातचीत को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।